नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि हमारी जो क्लासेज चल रही है उसमें भारतीय काव्य शास्त्र की आज हम पहली क्लास लेंगे और आज का जो अपना टॉपिक होगा वो काव्य लक्षण पर होगा और इसके बाद में काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, गुण, दोष और फिर अलंकार, रस। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसी वैसी अपनी क्लासेस पूरी होती जाएगी और आप लोगों का प्रयास ठीक है, चलो अच्छा हो ही रहा है। और ऐसा ऐसा अगर धीरे धीरे भी प्रयास करेंगे आप लोग तो 100% हमारा टारगेट पूरा होगा। टारगेट ऐसा नहीं कि लाखों पे पहुंचाने का नहीं है, बस एक है कि पढ़ा रहे हैं तो कुछ मोनोटाइज होना भी अच्छी बात है, नहीं तो फिर न तो हमारा पढ़ाने का मतलब न आप लोगों का पढ़ने का मतलब होगा। और प्रयास अच्छा है, ठीक है, आप लोगों का देख भी रहे हो 50 60 70 जो भी कुछ देख रहे हैं स्टूडेंट। बस वही है कि ये लोग भी अगर सही तरीके से शेयर करें तो अपना जो भी 2-5 दिन में टारगेट पूरा हो जाए, फिर बाद में आप लोगों को अच्छा लगे तो शेयर करना, वरना मत करना। कोई सा भी एक टॉपिक देखें तो एक तो थंबनेल देख करके और एक व्हाइट बोर्ड देख करके और एक मेरी शक्ल देख करके कभी जज ना करें कि पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, क्योंकि क्या पता थंबनेल अच्छा ना हो, व्हाइट बोर्ड अच्छा ना लगे आपको और मेरी शक्ल भी अच्छी लगे ना लगे। लेकिन आप लोग देखना, वो कंटेंट देखना, एक टॉपिक देखने से काव्य लक्षण देखें तो 2 वीडियो आएगी इसकी, पूरा देखना, फिर आपके नोट्सों से मिलाना। अगर संधि पढ़े तो पूरी पढ़ना, जैसे स्वर पढ़े तो पूरी पढ़ना स्वर, व्यंजन पढ़े तो पूरी व्यंजन पढ़ना। एक पढ़ करके ये जज मत कर लेना कि चलो अच्छी है या नहीं है। देखो अच्छा, अगर आप लोगों को अच्छा लगे और आप लोग पढ़ो तो भी कम से कम 2 वीडियो देखो, एक टॉपिक पूरा देख करके करना। और नहीं पढ़ो कि हम तो नहीं पढ़ेंगे, अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, तो भी आप लोग क्या करना, पूरा एक टॉपिक देख करके करना, जिससे आप लोगों को भी पता लगे कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। और ज्यादा समय खराब न करते हुए आज हम पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे काव्य लक्षण। और काव्य लक्षण है, इससे देखो ना तो मुझे ज्यादा झूठ बोलने से कि इससे 10 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन आएंगे, आप लोग पढ़ो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है कि आप पढ़ो मत पढ़ो। लेकिन इससे यह है कि काव्य लक्षण से एक क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में जरूर आता है। काव्य लक्षण से एक क्वेश्चन जरूर आता है। और कॉलेज लेक्चरर हो तो फिर कितने भी आ सकते हैं, वैसे वहां भी इसमें से 2 क्वेश्चन तो कभी कभार ही पूछे गए हैं, लेकिन एक जो क्वेश्चन है वो पक्का पूछा जाता है इससे। उसमें भी ज्यादातर संभावना रहती है। वो संस्कृत के जो जितने भी आचार्य हैं, संस्कृत आचार्य, तो संस्कृत आचार्य ने क्या काव्य लक्षण दिए वो पूछता है। और अगर ज्यादा पूछे तो इनमें तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में तो शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और एक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है जो मैं आप लोगों को लिखाऊंगा कि अंतःकरण के उद्भव जो भी मानते हो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इनका भी रेयर चांस है, अगर इन दोनों से नहीं तो यहाँ से। देखो 95% तो यहाँ से पूछता है वो, मान लो 4% यहाँ से पूछ ले और 1% यहाँ से मान सकते हैं, इस प्रकार पूछता है। एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा वो, और एक क्वेश्चन में ज्यादातर संभावना संस्कृत आचार्यों की रहेगी। इसमें से भी 1-2 नाम पे मुख्य है, हेमचंद्र है, मठ है, जो भी कुंतक है, जो हम लिखेंगे, अभी लिखेंगे सारे जरूर, हिंदी के संस्कृत के जो भी है, जो ये डायग्राम रहता है। और 100% क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, लेकिन पूछा एक ही जाता है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में तो 99% एक पूछा जाता है। रेयर चांस मानो कि उसे एक से ज्यादा क्वेश्चन ले जाए, अगर क्या पता उसका प्रिय टॉपिक हो काव्य लक्षण, तो वो एक से ज्यादा पूछ सकता है। नहीं तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में कभी भी एक क्वेश्चन से ज्यादा वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और अब हम पढ़ेंगे काव्य लक्षण है। और ये जरूर था जानना कि हम पहले कोई टॉपिक पढ़े तो अपनी धारणा बनाना जरूरी होता है। बिना धारणा बनाए हम कुछ भी पढ़ या लिख नहीं सकते, नहीं हम उसे अपने सही अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। और इसी को पर एक बात याद आ रही है कि आपको कोई टॉपिक बोरिंग लगे या मानो वो टॉपिक आपको याद नहीं हो रहा हो, तो आप लोगों को क्या करना है, उस टॉपिक को छोड़ करके एक बार उस टॉपिक की महत्ता को ढूंढना है। कि जैसे काव्य लक्षण आप लोगों को याद नहीं हो रहा तो आप लोग क्या करेंगे, उस काव्य लक्षण को एक बार अलग में हटाएंगे, छोड़ देंगे कि हमें नहीं पढ़ना। फिर पुराने पेपर या जहां कहीं से हो सके काव्य लक्षण के महत्व को पहचानो, किसे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना अच्छा टॉपिक है, कितना सरल है। बस यही है कि याद करने की तरह का होना चाहिए, अपने कैसे याद होगा तो फिर आप लोगों को जल्दी याद हो जाएगा। तो ज्यादा समय खराब ना करते हुए हम लिखेंगे काव्य लक्षण है। तो काव्य लक्षण कैसा होना चाहिए, देखो काव्य लक्षण है, पहले हम लिखेंगे काव्य लक्षण, इसे हम कहते हैं स्वरूप। काव्य का स्वरूप यही होता है काव्य की विशेषता, इसे हम क्या कर सकते हैं, ये काव्य की विशेषता भी है, काव्य लक्षण है। काव्य का स्वरूप भी ये कहलाता है, कौन, काव्य लक्षण है। और ज्यादा कहे तो इसे हम काव्य की परिभाषा भी कह सकते हैं, ठीक है।
तो काव्य लक्षण कहो तो भी एक बात है, काव्य स्वरूप कहो तो भी वही बात है, काव्य की विशेषता कहो तो भी यही बात है, और काव्य की परिभाषा कहो तो भी एक ही बात होती है, अलग कोई भी नहीं होती है। काव्य लक्षण में क्या चीजें होनी चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, तो हम पढ़ेंगे कि एक अच्छा काव्य लक्षण क्या होता है। तो काव्य लक्षण में तो पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग ना हो। दूसरा, निषेधात्मक, जैसे आप लोग कह सकते हो नकारात्मक है। तो काव्य लक्षण में पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग भी न होना चाहिए और ना ही निषेधात्मक या नकारात्मक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। और हम पढ़ेंगे काव्य लक्षण में और क्या नहीं होना चाहिए, आप लोग लिखते चलेंगे। लिखेंगे हम लोग कि जो काव्य लक्षण है, ये काव्य लक्षण काव्य की उन मूल भागवत विशेषताओं, स्वभागवत भी कह सकते हैं, उन स्वमूल भागवत विशेषताओं कि काव्य लक्षण काव्य की उन मूलभूत स्वभागवत विशेषताओं, उन मूल स्वभागवत लिखेंगे पूरा, नहीं तो फिर अपना क्या जो फ्लो है वो बिगड़ जाएगा। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, बात मिटाएंगे। तो काव्य लक्षण काव्य की उन मूल यहाँ से मिटाते हैं, लिखते हैं दोबारा कि काव्य लक्षण काव्य की स्वभावगत उन विशेषताओं कि काव्य जो लक्षण होता है उसमें काव्य की स्वभावगत उन मूल विशेषताओं का वर्णन होता है। विशेषताओं का वर्णन लिख दो, वर्णन जिनके अभाव में किसी काव्य रचना को काव्य न मान सके। तो काव्य लक्षण काव्य की स्वभावगत उन मूलभूत विशेषताओं का वर्णन है जिनके अभाव में किसी काव्य रचना को काव्य न मान सके। यानी काव्य जो लक्षण है उसमें काव्य की उन विशेषताओं का वर्णन होता है, वो विशेषताएं आती है जिनके अभाव में कोई भी रचना हो उसको काव्य नहीं मान सकते, तो इसमें विशेषताओं का वर्णन होता है। और आपने लिख दिया इसमें पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग नहीं होता और निषेधात्मक शब्दों का भी प्रयोग नहीं होता, और जो ऐसा काव्य लक्षण होता है वो अच्छा होता है। ऐसा काव्य लक्षण है, काव्य लक्षण है अच्छा लिख लो, ठीक लिख लो, क्या है अच्छा, या संगत लिख लो, संगत होता है। कैसा कि जिसमें उनकी विशेषताओं का वर्णन हो, निषेधात्मक शब्दों का प्रयोग ना हो, और क्या ना हो, पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग ना हो। अगर वैसा काव्य लक्षण है तो अच्छा काव्य लक्षण है। अब इन तीनों से मिलाकर के हम एक छोटी सी परिभाषा बनाएंगे और वो लिखेंगे, और आप लोग टॉपिक डालोगे काव्य लक्षण की परिभाषा। और काव्य लक्षण की परिभाषा है वो परिभाषा लिखो जो सभी तरह से निर्दुष्ट हो, जो सभी तरह से निर्दुष्ट हो, काव्य की विशिष्टता का परिचायक हो, कि जो सभी तरह से निर्दुष्ट हो, काव्य की विशेषताओं का परिचायक हो,
लक्ष्य से लक्षण की संगति हो तथा लक्षण में अव्याप्ति व अतिव्याप्ति दोष न हो, अतिव्याप्ति दोष न हो, ऐसा काव्य लक्षण ही काव्य होता है। कि काव्य लक्षण कैसा होना चाहिए कि काव्य सभी तरह से निर्दुष्ट होना चाहिए, कि इसमें कोई दोष नहीं होना चाहिए। काव्य की जो विशेषता है उनका परिचय घोतक होना चाहिए, जहां लक्ष्य से लक्षण की संगति हो तथा जो लक्षण होता है उसमें न तो अव्याप्ति हो ना ही अतिव्याप्ति हो और दोष ना हो, तो ऐसा काव्य लक्षण होता है, वही काव्य होता है। कि काव्य कैसा होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए, जिसमें बैलेंस होना चाहिए, मर्यादावादी होना चाहिए, काव्य की विशेषता का परिचय होना चाहिए। वो जो काव्य लक्षण दिया जाता है वही काव्य कहलाता है। इसके बाद में हम लिखेंगे विभिन्न विचारकों के अनुसार काव्य लक्षण, जहां से आपका एक क्वेश्चन तैयार होता है। ये तो मानो कि कभी वो अच्छा पेपर बनाना चाहे और इसके बारे में अगर आप लोगों से कोई जानकारी लेना चाहिए तब सही है, सही न में लिख सकता है। तो हम लिखेंगे कि विभिन्न विचारकों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण, कि अलग एक विचारकों ने अलग एक काव्य लक्षण दिए, जिसमें आप लोग लिखेंगे पहला भरत मुनि। अब इनका आप लोगों को पता है नाट्य शास्त्र है और ये दूसरी से ईसा पूर्व के हैं। और भी ज्यादा बातें लिखना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमें काव्य लक्षण पढ़ना है, ना कि भरत मुनि का परिचय। फिर भी भरत मुनि भाव में जो मुख्य आचार्य उनके बारे में आप लोगों को बताता रहूंगा। तो ये क्या है, नाट्य शास्त्र लिखा, दूसरी से दी गई है, संस्कृत के आदि आचार्य हम कह सकते हैं इन्हें। संस्कृत के ये आदि आचार्य हैं और इन्होंने नाटक के संदर्भ में विचार प्रस्तुत किया। नाटक के संदर्भ में विचार प्रकट करते हुए काव्य लक्षण प्रस्तुत किया। ये नाटक को काव्य का पर्याय मानते हैं। कौन? भरत मुनि। नाटक को काव्य का पर्याय मानते हैं और नाटक के संदर्भ में ही, नाटक को ध्यान में रख करके ही इन्होंने काव्य लक्षण दिए हैं। और इन्होंने 36 काव्य लक्षण दिए हैं। कितने दिए हैं? तो भरत मुनि ने 36 काव्य लक्षण दिए हैं। उनमें से हम मुख्य लिखेंगे और वो है मृदु ललित पदाड़ेम गूढ़ शब्दार्थीनम जनपद सुखबोध्यम युक्ति मन्योर्तजनम बहुकृत स्मार्गम संधि संधानयुक्तम स भवति सुख काव्यम नाटकापेक्षितनाम। ये है अपने इनके, तो लिखो आप लोग। और ये भरत मुनि के हैं जो हम लिख रहे हैं। भरत मुनि के काव्य लक्षण है मृदु, इनको अच्छा लिखता हूं थोड़ा धीरे धीरे ना। मृदु ललित पदाड़यम गूढ़म गूढ़ शब्दार्थीनम जनपद सुखबोध्यम युक्ति मन्योर्तजनम बहुकृत रस मार्गम
संधि संधान युक्तम, संधि संधान युक्तम स भवति शुभ काव्या नाटका प्रेक्षेपणाम, स भवति शुभ काव्यम, शुभ काव्यम नाटका प्रेक्षेपणाम, प्रेक्षेपणाम। ये लो जी। अब आप देखोगे ये कितनी बड़ी रामायण लिखा थी, कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। भरत मुनि याद लिखो और सीधा, वैसे हमको तो पेपर में टिक लगाना है, इसीलिए आप लोग सीधा याद कर सकते हो कि भरत मुनि क्या मानते हैं। जो मृदु और जो ललित होता है, मृदु और ललित जो पद होते हैं वही क्या होता है, काव्य होता है। तो आप लोग तो सीधा याद रखोगे कि भरत मुनि क्या मानते हैं, मृदु ललित भरत मुनि है, सीधा सीधा मृदु ललित जो पद होते हैं वही भरत मुनि मानते हैं। लेकिन इसमें देखो याद करने में कोई ज्यादा विशेष नहीं है। आप लोग अगर लोड लेके याद करोगे, पेज देख करके याद करोगे तो कभी याद नहीं होगा। सीधा है मृदु ललित पदाड़े गूढ़ शब्दार्थीनम जनपद सुख बोध्यम युक्ति मन्नर्त योजनम बहु कृत रसमार्गम संधि संधान युक्तम स भवति शुभ काव्यम, काव्यम नाटका प्रेक्षेपणाम। इसमें क्या ज्यादा विशेष बात है। अब इसका हिंदी अर्थ लिखा सकता हूँ मैं आप लोगों को, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, कितना अच्छा लग रहा है। बस मृदु ललित भरत मुनि, मृदु ललित एक शब्द याद कर लो, उसमें क्या है अगर आप लोगों को याद नहीं करना। वैसे एक या दो बार पढ़ेंगे और इसका हिंदी अर्थ में लिखाऊंगा, उससे पढ़ोगे आप लोग तो सीधा याद हो जाएगा उसमें क्या है। तो मैं वहां लिखाता हूँ आप लोगों को, ताकि क्या करेंगे आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा, नहीं तो फिर वो ऊपर नीचे हो जाएगा और मुझे भी याद नहीं रहेगा इन पर। देखो तो भरत मुनि कहते हैं कि जो नाटक होता है, नाटक दर्शकों के लिए शुभ शुभ काव्य कब है कि जब उसका कैसे हो। देखो मृदु ललित की जिसकी जो पदावली है कैसी हो, मृदु, इसे हम कोमल कह सकते हैं, ललित हो तो मृदु ललित हो गया। गूढ़ शब्दार्थ, गूढ़ शब्द और अर्थहीन यानी नहीं हो, जिसमें गूढ़ शब्द अर्थ ना हो। ये लो, मैं कुछ भी नहीं लिख रहा, यही बता रहे हैं। जनपद सुख बोध्यम युक्ति मनोरथम, की जन को कैसे देने वाला हो, सुख देने वाला हो, तो जन को सुख पहुंचाने वाला हो, सुख पहुंचाने वाला हो, और जो जन के या जनता के समझ में आ जाए, समझ में आ जाए, और युक्ति जिसमें नृत्य की योजना हो, जिसमें नृत्य की योजना हो, बहुकृत रसमार्गम के अनेक रस हो, क्या हो इसमें अनेक रस हो, और संधि संधान युक्तम जिसमें कथा संधियों का क्या हो, कथा संधियों का निर्वाह हो। ये लो, ऐसा काव्य क्या है, शुभ काव्य है कि मृदु ललित पदाढ़ गूढ़ शब्दार्थीनम जनपद सुख बोधम युक्ति मनोर्थजनम बहुकृत रसमार्गम संधि संधान युक्तम स भवति शुभ काव्य नाटका प्रेक्षेपणाम। बस नाटक दर्शकों के लिए शुभ काव्य वही है जिसकी पदावली कैसी हो, मृदु ललित पदावली हो, जिसमें गूढ़ शब्द ना हो, हीन यानी नहीं हो, जनपद जन को सुख देने वाला हो, जन के समझ में आने वाला हो, जिसमें नृत्य, देखो मन नृत्योजनम यानी यहाँ पर क्या है नृत्योजनम, जिसमें नृत्य की क्या हो, योजना हो, बहुकृत रसमार्गम अनेक रसों का समावेश हो, संधि कथा संधियों का निर्वाह हो, ऐसा भवती क्या है शुभ काव्य नाटका प्रेक्षेपणाम। ये नाटक के संदर्भ में विचार देते हैं। अब क्या बड़ी बात है इसमें, बस ये हम लोड देते हैं कि इतनी चार लाइनें ये हो गई, चार हो गई, कुछ भी नहीं, आराम से समझो, समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे और दूसरे जो अपने विचारक है उनका पढ़ेंगे हम लोग, और वो है भामह। क्योंकि देखो जितने भी विचार प्रस्तुत किए पहले भरत मुनि ने किए, लेकिन भरत मुनि ने जितने भी विचार प्रस्तुत किए वो नाटक के संदर्भ में विचार दिए अपने, और काव्य के संदर्भ में विचार देने वाले हर प्रकार से पहले जो आचार्य थे वो आचार्य भामह थे। भामह 6ठी सदी के आचार्य हैं जो लिखते हैं आपका काव्य अलंकार, जिनके बारे में आप लोग जानते हो, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ। ब्लैक पेन का यूज भी करते थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो लिखेंगे भामह। देखो सर्दी का समय है तो अपने कुत्ते भौंक रहे हैं, 6ठी सदी के हैं ये, और इनका
आप लोगों को पता है कि काव्यालंकार ग्रंथ है और ये प्रथम रस विरोधी आचार्य है, प्रथम रस विरोधी आचार्य है और अलंकार शास्त्र के प्रवर्तक है। अलंकार शास्त्र के प्रवर्तक लिख सकते हो ये लोग, अलंकार के प्रवर्तक है। ठीक है, लिखेंगे हम लोग कि काव्य के संदर्भ में काव्य लक्षण प्रस्तुति करने वाले प्रथम आचार्य। काव्य के संदर्भ में काव्य लक्षण प्रस्तुत करने वाले कैसे हैं? प्रथम आचार्य हैं। प्रथम आचार्य भरत मुनि भी है, लेकिन वो नाटक के संदर्भ में काव्य लक्षण देते हैं। काव्य के संदर्भ में काव्य लक्षण देने वाले आपके भामह हैं। और भामह का तो आप लोगों को उस दिन भी बताया था, शब्दार्थो सहितो, शब्दार्थो सहिताओ काव्यम। जो शब्द और अर्थ का सहभाव है वही काव्य। लिखो, हिंदी है, शब्दार्थ शब्द और अर्थ का सहभाव काव्य है, या सामंजस्य काव्य की बात तो लिख सकते हो आप लोग। और इनका तो प्रसिद्ध उदाहरण में से पूछता नहीं है, ये बहुत रेयर चांस में कि पूछ ले, आप लोगों की किस्मत है कि शब्दार्थ हो सही तो काव्य में पूछ ले। वैसे आचार्य तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्या है कि प्रत्येक विद्यार्थी और प्रत्येक प्रोफेसर के मुख पे रहता है, इसलिए पूछना बहुत मुश्किल है। हाँ, भरत मुनि का जरूर पूछा जा सकता है क्योंकि बड़े इसलिए पूछे जा सकते हैं। फिर भी आप लोग लिख लो शब्दार्थों सहितो काव्यम। इनसे ज्यादा पूछने का रुद्रट के वो ननु शब्दार्थों का देता है, इसीलिए फिर भी आप लोग लिखेंगे, हम तो सबका लिखेंगे और ज्यादा समय खराब न करते हुए। बस इतना ही है, इन्होंने एक एक लाइन दी सबने कि क्या काव्य लक्षण है। ज्यादा जो बड़े काव्य लक्षण देने वाले थे वो आचार्य अपने और अपने भरत मुनि थे। इसके बाद में हम लिखेंगे, और इसके बाद में हम कौन सा आचार्य लिखेंगे, और वो आचार्य हम लिखेंगे, वो लिखेंगे दंडीमोह से। तो आचार्य लगाया करो इनके आगे, क्योंकि सबके सब क्या है, आचार्य हैं। तो मैं अगर बोल भी दूं तो आप लोग लगा आचार्य दंडी। और आचार्य दंडी कैसे आचार्य? अलंकारवादी आचार्य आप लिखेंगे। और काव्यदर्श लिखते हैं ये लोग, तो इनकी पुस्तक का नाम है काव्यदर्श। इनके बारे में ज्यादा बताने के हिसाब से नहीं बता रहा मैं, क्योंकि हमें काव्य लक्षण पढ़ने हैं, क्योंकि आतना 1 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा जानकारी अच्छी नहीं है इनके बारे में। जहां इनका रेफरेंस होगा या जो अपनी बात कहेंगे उन पे हम इन पे विचार करेंगे अच्छे से। अभी तो आचार्य दंडी काव्यदर्श लिखते हैं, और इनका तो आप लोगों को मैंने पहले भी लिखाया था, शरीरे तादिष्टार्थ विच्छिन्ना पदावली। शरीरे या शरीरो तादिष्टार्थ विच्छिन्ना पदावली। ठीक है, और पदावली में बड़ा भी लिख सकते हो आप लोग, संस्कृत तो क्या पता हो जाए अपने में क्या है। तो ये क्या कहते हैं कि इष्ट अर्थ को जो प्रतिपादित करता है वही क्या है, पदावली। वो क्या नाम इसका आपके, काव्य है। तो अभिष्ट अर्थ लिखने की बात है, इष्टार्थ। ये अभिष्ट अर्थ को प्रतिपादित करने वाले शब्द ही काव्य है, एक ही बात हो। तो पदबंध भी कह सकते हो कि अभिष्ट अर्थ को प्रतिपादित करने वाले पदबंधी काव्य है या प्रतिपादित करने वाले काव्य है। मुख्य हिंदी से मतलब नहीं, हमें तो ये याद रखना है कि द से दंडी और द से दिष्टार्थ। क्या लिखना है, द से दंडी और द से दिष्टार्थ। बस यही तो है याद करने का तरीका, कि द से दंडी और द से दिष्टार्थ याद रह गया आप लोगों को तो काम हो गया। कि शरीरो या शरीरे तादिष्टार्थ विच्छिन्ना पदावली। और भामा में आपका लिख सकते हो शब्दार्थो सहितो काव्यम, और मर्दो ललित पदाड़े में भरत मुनि का हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आगे लिखेंगे हम लोग, एक एक लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को लिखने में वो ज्यादा परेशानी ना हो। और इनके बाद में लिखेंगे हम लोग, और वो लिखेंगे आनंदवर्धन का, जो ध्वनिवादी आचार्य 9वीं सदी के हैं और ध्वनिया लोग पुस्तक लिखते हैं। तो लिखेंगे हम लोग आनंदवर्धन का, आनंदवर्धन, और ये 9वीं सदी के हैं, लिखते हैं ध्वनिया लोग पुस्तक लिखते हैं और ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक है, ज्यादा जानकारी ध्वनि सिद्धांत में पढ़ेंगे। और एक और लिख सकते हो, जो 9वीं सदी का जो समय था,
वो स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, और धवन्यालोचन टीका नाम से किसने लिखी थी? तो अभिनव गुप्त ने लिखी थी। अवश्य भी लिख सकते हो आप लोग कि धवन्यालोचन इस नाम से टीका लिखी। किसने लिखी? वो अभिनव गुप्त ने लिखी। अभिनव गुप्त ने लिखी। ये है, लिखी तो बड़ा उदाहरण है। ठीक है सर, ये है। और कैसे आचार्य हैं? तो ध्वनिवादी आचार्य हैं। ये क्या करते हैं? इनका भी सीधा सा है। वैसे तो ये ध्वनि जो सिद्धांत देते हैं उसमें बहुत अच्छी वो क्या देते हैं, परिभाषा देते हैं, लेकिन हम यहाँ भी लिखेंगे तो सॉरी आपका क्या है, हाथ के लग गए थोड़ी। शब्दार्थ है, शब्दार्थो शरीरो नहीं, शब्दार्थो शरीर, शब्दार्थ शरीर तात्काव्यम है ना, शब्दार्थ है शरीरम ताव ताउत काव्यम। बस ये याद रखना आप लोगों को, क्या शब्दार्थो शरीरम ताउत काव्यम, काव्यम क्योंकि नीचे तो काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति। तो आप लोगों को क्या पूरे जगत को ही पता है कि जो आनंद वर्धन है वो ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक है, और जो ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक है वो ध्वनि को आत्मा कहेंगे। तो वो पूछेगा ना अगर ध्वनि सिद्धांत में आनंद वर्धन की, तो वो यही पूछेगा, ये लाइन ही देगा, नीचे वाली लाइन कभी नहीं देगा, भ्रम में मत रहना। लेकिन लिखेंगे पूरी शब्दार्थो शरीरम तात काव्यम कावश्या आत्मा ध्वनि रीति, कावश्या आत्मा ध्वनि रीति, रीति भी देता हो ध्वनि रीति। लेकिन पूरी 2 लाइनें में दिए उन्होंने काव्य लक्षण। लेकिन आप लोगों को याद रखना है तात काव्यम, जो शरीर शब्दार्थ को शरीर का तात काव्यम, या सीधा सीधा आनंद वर्धन तात काव्यम। आनंद वर्धन क्या है? तात है अपने, तात। तो आनंद वर्धन तात है, तात काव्यम आनंद वर्धन, तात काव्यम आनंद वर्धन। ऐसे करोगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। क्योंकि पूरा याद करोगे तो मुझे पता है 1 नंबर में याद करते करते तो फिर आप लोग परेशानी हो जाओगे। अब सारा पढ़ेंगे फिर ऐसे एक एक वर्ड लिखेंगे। आनंद वर्धन तात काव्य मानते हैं, मम्मट तद-दोषो मानता है, हेमचंद्र अदोषो मानता है। ऐसे करके हम क्या करेंगे, एक बोर्ड या 1 या 2 स्लाइड में पूरे के एक एक शब्द लिख लेंगे, ताकि आपको जब लास्ट में पढ़ो, एग्जाम देने जाओ, तब मेरी तरह सीधा सीधा याद कर जाना, तो आपका गलत होगा नहीं। क्योंकि वहां आप लोगों को नहीं लिखवाएगा वो कि आनंद वर्धन की परिभाषा लिखो, नहीं, वो सीधा देगा शब्दार्थो शरीर तात काव्यम। ये लक्षण किसने दिया? तो सीधा तात काव्यम आनंद वर्धन नहीं मिलेगा। आप लोग सोच रहे हो कि कहीं दूसरे का मिल जाए, कतई नहीं मिलेगा। तात काव्यम आते आप लोग इसका लगाया ना, कहीं पर भी नहीं मिलेगा, आपको यही मिलेगा। और आप लोगों की सबसे अच्छी परिभाषा हो, मतलब वो किस्मत हो, तो कावश्य आत्मा ध्वनि रीति पूरा दे दे, तो फिर गलत किया हो तो दुनिया में तुम लोगों को हिंदी से नौकरी लगने का ही। अगर आप लोगों में से कोई भी कावश्य आत्मा ध्वनि रीति ये लाइन दे दे और इसको आप गलत करे हो, आनंद वर्धन की ने लगाओ, तो आप लोगों को फिर हिंदी से नौकरी लगने का अधिकार ही नहीं है। बस इसे माना, ठीक है। अब देखो यार टाइम हो गया 11, तो साला एनर्जी नहीं दे। रात के 11 सुबह आपको वीडियो डालना है, तो रात के 11 बजे वो हो रहा है, रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। आप लोग ऐसे देखते हो कि ऐसे बन जाए वीडियो, तो पॉसिबल ही नहीं है। और आचार्य मम्मट लिखेंगे, मम्मट, मम्मट और मामा। मामा कैसे आचार्य हैं? ध्वनिवादी, ध्वनिवादी। इनसे भी पहले ये रसवादी आचार्य है, ठीक है, रसवादी। अब रसवादियों को ध्वनिवादी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ध्वनि और रस एक दूसरे के विरोधी न होकर के परस्पर पूरक है, ठीक है। तो आचार्य मम्मट ध्वनिवादी या रसवादी आचार्य हैं। और मम्मट जी कहते हैं, मम्मट 11वीं सदी के आचार्य ये कहते हैं तद दोषो, ये तो लिखा भी दिया था मैंने आप लोगों को कि तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलं करती, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलं करती, न पूरा है, एक ही बात है, वलम करती कि तदोषो शब्दार्थो सगुणावलं करती, पुनः क्वापि। ये लो जी, बस यही है इनकी मम्मट की परिभाषा। और ये भाई साहब 11वीं सदी के हैं, बस याद रखो। वैसे सदी कोई नहीं पूछेगा आप लोगों को। वही है तत्दोषो, जिसमें दोष ना हो, शब्द अर्थ सगुणावलं करती चाहिए। कहीं कहीं अलंकार विहीन जो काव्य है वही क्या है, तो लिख लो। दोषों से रहित हो, किसे सहित हो? गुणों से सहित। और भी क्या चाहिए है? गुणों सहित, कहीं कहीं
कहीं कहीं अलंकार, कहीं कहीं अलंकार विहीन काव्य क्या है? अच्छा काव्य है या काव्य काव्य लक्षण और कहते हैं? काव्य ही काव्य है या काव्य रचना है की बात है? क्या है? तो मम्मट मानते हैं कि दोषों से तो रहित हो, तद दोषो शब्दार्थ शब्द और अर्थ हो, जिसमें गुणों से सहित हो, कहीं कहीं अलंकार न हो, ऐसा काव्य क्या है? काव्य रचना हो। इसी बात का कि कहीं कहीं अलंकार न हो, अलंकार विहीन, इसी बात का विरोध करते हुए आचार्य जयदेव इनके विरोध में बोलते हैं कि शब्दार्थो जो भी कुछ है, अब लिखाऊंगा कि अंगे करोति च शब्दार्थो नमनम करती। वैसे वो अलंकार में लिखाने वाली चीजें यही लिखा देता हूं मैं, आप लोगों को याद आ गई तो मम्मट का लिखेंगे, मम्मट और मैं से मम्मट का याद रखो, सीधा है। मम्मट का याद रखने का तरीका मैं से मम्मट है, और मम्मट का तो तद दोषो याद रख लो, मम्मट तद दोषो। और अभी एक हेमचंद्र का और पढ़ेंगे हम लोग, और हेमचंद्र का जो पढ़ेंगे उसके बारे में तो आगे लिखूंगा पहले। और हेमचंद्र का है अदोषो, कैसा है? अदोषो। तो ये लो जी, दो याद हो गया, एक तो हेमचंद्र का अदोषो और मम्मट का तदोषो, बस याद नहीं पूछेगा वो आपसे, थोड़े लिखवाना थोड़ी है वहां उसको कि लिखो जी मम्मट की परिभाषा लिखो खाली स्थान दे करके, बस आपको तो क्या करवाएगा वो, घोड़ा करवाएगा। तो देखा वो तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलन करती पुनः क्वापि, ये किसका है भाई साहब? तो ये मम्मट का है। मम्मट का कौन सा नहीं है, कौन सा किसने नहीं दिया, लेकिन लिखा तो उसे देना पड़ेगा हमको। तो तद दोषो मम्मट दोषो हेमचंद्र याद रहेगा, इतना काम हो गया, इससे ज्यादा आपको कुछ सीधा हो भी नहीं सकता। और इसके बाद में इनके जो विरोध में वापस जवाब देते हुए जयदेव लिखते हैं, तो आचार्य जयदेव का लिखते हैं। और आप लोगों को शायद पहला वीडियो आपने देखा होगा भारतीय काव्य शास्त्र के बारे में, जो हमने सामान्य बातचीत की, तो वहां मैंने एक चीज लिखाई थी आप लोगों को, संक्षेपाद वाक्य मिष्टार विच्छिन्ना पदावली, ये अग्नि पुराण में है। और ऐसी ही बात किसने कही थी? आचार्य जयदेव ने भी कही थी। तो लिखेंगे हम लोग पंडित जयदेव, या जयदेव लिख सकते हो, आचार्य लगाओ आराम से, आचार्य ही बस यार। तो आचार्य जयदेव, और ये जयदेव इनकी पुस्तक है चंद्रालोक, और यही कहते हैं इनके विरोध में, तो चंद्रालोक इनकी पुस्तक है। और जयदेव के बारे में पहले ऐसा करते हम लोग लिखते हैं काव्य लक्षण, और फिर इन्होंने विरोध में क्या किया वो नोट में लिख लेते हैं। तो इन्होंने काव्य लक्षण क्या दिया? इन्होंने काव्य लक्षण दिया संक्षेपाद वाक्य मिष्टार्थ, संक्षेपाद वाक्य मिष्टार्थ विच्छिन्ना पदावली, कि संक्षेप अर्थ में अभिष्ट अर्थ को प्रतिपादित करने वाले शब्द क्या है? पदावली है। तो अभिष्ट अर्थ में संक्षेप अर्थ या संक्षेपाद है, तो अभिष्ट अर्थ को संक्षेप में प्रकट या प्रतिपादित लिख लो करने वाले शब्द है, क्या है? काव्य है। अब नोट लिखेंगे हम लोग, तो नोट में यहाँ आ जाएगा आराम से, तो नोट लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर। और ये नोट किसके बारे में है? तो ये नोट है जो आचार्य वो क्या मम्मट ने लिखा था ना कि अलंकार विहीन, उसी के विरोध में है। ये कहते हैं कि अगर आप लोग अलंकार विहीन काव्य मान लेते हो, तो फिर आप लोग क्या नहीं मानते? अग्नि को भी शीतल कह करके स्वीकार नहीं करते। तो ये लिखते हैं अंगी करोति या सब काव्यम, सॉरी याद नहीं रहता, देखो अंगी करोतियम काव्यम शब्दान करती, हाँ काव्यम शब्दार्थ वरंग करती, वलंग करती। देखो मैं भी तो जैसे याद रखता हूँ, आप लोग भी लिख सकते हो कि अंगी करोति च काव्ये शब्दान वलंग करती, असो न मन्यते जे कदमा सुना वलन करती, जे कस्मादुष्ण, कस्मात प्लस उष्ण को जोड़ो तो कस्मादुष्ण वलन करती, अंगी करोति है काव्यम शब्दान वलन करती, असो न मन्यते जे कस्मादुष्ण वलन करती। ये काव्य लक्षण नहीं है, ये तो इन्होंने जो मम्मट ने कहा था क्या, तो ये लिखेंगे कि वो कहते हैं कि ये किसके बारे में कहा था, तो इनके बारे में अच्छे से हम अलंकार में पढ़ेंगे, अभी याद आ गया इसलिए लिखा दिया।
तो ये मम्मट के विरोध में लिखते हैं, मम्मट, मम्मट के विरोध में लिखते हैं ये। और ये जो ये लाइन है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2000, जो इससे पहले की भर्ती हुई थी, कब हुई थी वो 18 या 20 में हुई थी, पता नहीं, याद नहीं आ रहा, शायद 20 में या 18 में जो भी हुई है, 18 या 20 लिख लो, दोनों मुझे याद नहीं है, कि 18-20 में जो इस 23 वाले से पहले हुई थी, उसमें ऐसा का ऐसा आया था कि मम्मट के विरोध में आचार्य जयदेव ने कौन सी पंक्ति कही थी। और असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर है, ये पेपर में आया था, इसे मानो कॉलेज लेक्चरर के पेपर में आया क्वेश्चन है ऐसा का ऐसा, इसीलिए लिख सकते हो आप लोग। और काव्य लक्षण में आप लोगों को क्या याद रखना है कि देखो जयदेव और वाक्य में स्टार्ट हो गया, क्योंकि तादिष्टार्थ याद रखती हूँ, संक्षेपाद रख लो, संक्षेपाद वाक्य में स्टार्थ रचना पदावली, संक्षेप अर्थ में जो अविष्ट अर्थ में जो संक्षेप में जो प्रकट करते वही जयदेव और क्या चाहिए बस। इसके बाद में हम आगे लिखेंगे आचार्य जयदेव के बाद में वाक्भट्ट, वाक्भट्ट सारे एक साथ ले लेते, गुण रस अलंकार और सूक्ष्म शब्द अर्थ है, वही क्या है, काव्य है, बस ये लो। तो आदमी अच्छे आदमी है वाघभट्ट जी, तो कभी नहीं बेचारे। और लिखेंगे वाघभट्ट, आचार्य लिखते रहना यार, मुझे याद नहीं आता, वाघभट्ट वाम भट्ट मतलब देना। तो वाघभट्ट और वाघभट्ट क्या कहते हैं कि गुणालंकार की काव्य नहीं, काव्य नहीं है, गुणालंकार रसोपेत कि गुण, काव्य गुण, अलंकार रस पेत, यानी उसमें जुड़े हो, रीति भी है, गुणालंकार रीति रसोपेत, इसीलिए तो याद नहीं आता यार, गुणालंकार रीति रसोपेत, ये देखो ये है वाग्भट। गुणालंकार, गुण ले लिया, अलंकार ले लिया, रीति ले ली, रस ले ली, सबके सब ले लिया, साधु शब्दार्थ और ले लिया, साधु शब्दार्थो संदर्भ काव्यम, साधु शब्दार्थ है संदर्भ काव्यम। क्या हुआ इसका अर्थ कि काव्य गुण, अलंकार, रीति, रस और साधु शब्द, साधु शब्दों से युक्त काव्य। क्या समूह एक बात है कि जिसमें गुण हो, अलंकार हो, रीति हो, रस हो, साधु शब्दों का जो समूह हो, वही क्या है, काव्य लक्षण। ये कहते वाग्भट अच्छा आदमी से अच्छी बातें देते हैं, किसी को बाहर रखते ही नहीं, बस। दूसरा बिना मिठाई लिख लो आप लोग, तो इधर याद आ जाएगा। कुंतक भूल गए तो लिख लो, विश्वनाथ लिख लो, कुंतक लिख लो, विश्वनाथ लिख लो। विश्वनाथ है 14वीं सदी के दातार है, साहित्य दर्पण इनकी बहुत अच्छी पुस्तक है, साहित्य दर्पण। ये क्या कहते हैं, इनके बारे में लिखा था, वाक्य रसात्मक काव्यम, वाक्य रसात्मक काव्यम, वाक्य रसात्मक, रसात्मक युक्त से जो वाक्य है, रस से युक्त मुख्य है, रसात्मक, रस से युक्त, रसात्मक कहते हैं, रसात्मक काव्य क्या है, काव्य है रसात्मक काव्य। तो ये क्या मानते हैं कि रसात्मक काव्य ही काव्य है। विश्वनाथ और विश्वनाथ का याद रख लो, विश्वनाथ वैसे विश्वनाथ और वैसे वाक्य रस, वैसे विश्वनाथ वैसे वाक्य रस, वैसे विश्वनाथ वैसे वाक्य रस, वाक्य रसात्मकम, मकम आएगा, कम संस्कृत है ना, तो कम तो लगता ही रहता है। काव्यम इसको ऐसे नहीं, अंत में देखो ऐसा आता है, ठीक है, अच्छा लगता है, तो अर्थ एक ही है। तो वैसे विश्वनाथ वैसे वाक्य, विश्वनाथ वाक्य वह विश्वनाथ, विश्वनाथ वाक्य रसात्मक, बस इतना याद रखना है। कुंतक का लिख लो, कुंतक का तो आप लोगों को मैंने कल भी लिखाया था। कुंतक भाई साहब 10वीं सदी के आचार्य हैं। तो अब बस 15-1 मिनट और पढ़ते हैं और फिर आधी क्लास में पढ़ ले देंगे और अपना काव्य लक्षण पूरा हो जाएगा। ये काव्य लक्षण पढ़ने के बाद में आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट बता दूंगा
और फिर उसके बाद में आपकी मर्जी आए उससे मिला लेना कि आपको कहा कि ये काव्य लक्षण का क्वेश्चन बाहर चला गया। तो शॉर्ट योग का चीज इससे क्या है, कुंतक। ये आचार्य आप लोगों का काम है लगाने का, भाई साहब 10वीं सदी के आचार्य हैं, ठीक है। और ये शब्दार्थों सही तो वक्र कवि व्यापार वाले ने बंदे तो प्रथम ने कहा था, तो लिखो इनकी परिभाषा कि शब्दार्थों सही तो वक्र कवि व्यापार, शब्दार्थों सही तो वक्र कवि व्यापार, वक्र कवि व्यापार शालिनी बंदे व्यवस्थितो काव्य। अब ये है आदत में है, जैसे एक बात कि शब्दार्थों शब्द और अर्थ के साथ में कवि व्यापार की वक्र कवि की कवि की कहने की विलक्षण वाणी और उसकी जो व्यवस्थित बने हुए शब्द वही क्या है, काव्य है। तो देखेंगे सुंदर आह्लाद कवि व्यापार से युक्त, सुंदर आह्लाद कवि व्यापार से युक्त क्या बचा, शब्द और अर्थ, ये तो बचा। युक्त रचना कैसी हो, व्यवस्थित शब्द अर्थों में हो रचना, व्यवस्थित शब्दार्थ शब्द और अर्थ है। क्रम में शिफ्ट हो, शब्द और अर्थ क्रम से हो, तो वही क्या है, काव्य है। इसमें क्या है, इसको हिंदी को तो आप लोगों को याद करने के लिए लिखना है। वैसे आपको याद ही करना है, कुंतक वक्र कवि व्यापार, कुंतक वक्र कवि व्यापार। और आप लोग चक मत जाना, क्योंकि रीति संप्रदाय में भी कहते हैं भाई साहब, नहीं वक्रोक्ति क्या कहते हैं वो तो चलो कोई चिंता की बात नहीं है, कुंतक का सिद्धांत है। तो कुंतक वक्र कवि व्यापार, इसे याद रखो, कुंतक वक्र कवि व्यापार, बस हो गया काम। कैसे कुंतक कैसे वक्र, कैसे कुंतक कैसे वक्र, बस वक्र कवि कुंतक कवि से कर लो। कुंतक बहुत वक्र आदमी था, से याद कर लो कि कुंतक बहुत वक्र आदमी था, कुंतक कैसा आदमी था, वक्र आदमी था। तो शब्दार्थ तो सहितम सारे बोलते हैं, कवि व्यापार शालिनी बंदे व्यवस्थो काव्य, और व्यवस्थित भी लिखता है भाई साहब कुंतक, आपका देख सकते हो आप लोग। इसके बाद में हम पढ़ेंगे काव्य लक्षण, और इसके बाद में काव्य लक्षण किसका बन गया हमारा, देखो हमने भामा का दे दिया और जयदेव का दे दिया, और किसका बताइए भैया अपना, रुद्र का नहीं दिया, रुद्र का देना है बाकी, और किसका बचा, विश्वनाथ का दे दिया हमने, और इसका बचा अपना, तो अपना एक ही बचा सही थे वो वामन का बच गया, वामन। और वामन मोदे, वामन किसके संप्रदाय के प्रवर्तक है आप लोगों को पता होगा, वामन 8वीं सदी के हैं, 8वीं सदी में कौन सा संप्रदाय आया था, पहले दिन लिखा था कि रीति संप्रदाय आया था, कौन सा आया था। अब इसकी पुस्तक तो मैंने आप लोगों को उसी दिन निकाली थी, काव्य अलंकार सूत्रवती सूत्रवाणी। काव्य शब्दोयम लिख दो, सीधा सीधा लिखते रहो, 8वीं सदी लिख दी। और बहुत बड़े जो भारत की जो सिद्धांत उसका दिया था उन्होंने, रीति संधान के प्रवर्तक है, ये लिखते क्या, सॉरी, काव्य शब्दों का अयम, ऐसा देखो काव्य वामन शब्दों का अयम, वामन शब्दों का अयम, गुणालंकार वामन शब्दोयम, तो वामन शब्दों का यम करके क्या मानते, गुणालंकार मानते हैं। वामन शब्दों का यम करके गुणालंकार मानते हैं। और संस्कृतो शब्दयम, संस्कृतो शब्दार्थो पस्ति, शब्दार्थो वर्तते, ये यार है। चलो अब इसको याद कैसे करना है, वामन शब्दोयम, वामन शब्दोयम, वामन शब्दोयम, याद कर लो, वामन शब्दोयम, वामन शब्दोयम, वामन शब्दोयम, वामन शब्दोयम, हो गया आपका। एक नोट लिख लो आप लोग इसके बारे में, अच्छा सा है कि वामन शब्दोयम याद हो जाएगा। और फिर मैं आप लोगों को क्या करूंगा, लास्ट की जो कल एक स्लाइड बनाएंगे, जैसे उसमें क्या लिखेंगे, वामन क्या मानता है, शब्दोयम अलंकार मानता है, जैसे कौन क्या मानता है, इसे एकदम लिख लेंगे हम लोग। तो अभी नोट लिखेंगे,
तो नोट है कि वामन पहले गैर अलंकारवादी आचार्य हैं, गैर अलंकारवादी आचार्य हैं, जिन्होंने अलंकारों को सौंदर्य का पर्याय कहा, सौंदर्य का पर्याय कहकर सौंदर्य का पर्याय माना, पर्याय माना। अब ज्यादा क्या कहा, हम अलंकार पढ़ेंगे उससे मैं बताऊंगा आप लोगों को। और इन्होंने सौंदर्यम अलंकारो, सौंदर्यम अलंकारो, अलंकारो या ग्राह्यम अलंकार, काव्य ग्राह्यम अलंकार भी कहा इन्होंने। मुख्य ये है काव्यम ग्राह्यम अलंकारो, ये कहा। मुख्य ये है कि इन्होंने वामन पहले गैर अलंकारवादी आचार्य, क्योंकि रीतिवादी आचार्य है, इन्होंने अलंकारों की सत्ता को व्यापक माना, अलंकारों को सौंदर्य का पर्याय माना और सौंदर्य अलंकारो काव्यम ग्राह्य अलंकारो या सौंदर्य अलंकारो कहा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे आचार्य भोजराज। भोजराज भी बच गए और भोजराज भी बहुत बड़े आचार्य है। देखो याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने भी पहली बार पढ़ा था, कोई मैं कोई भगवान के घर से याद करके नहीं आया, मैंने भी याद किए हैं, आप लोग भी याद कर सकते हो। ऐसा की पॉइंट बनाओ जैसे जहां याद नहीं होता वहां कुछ न कुछ की पॉइंट निकाल लो ताकि आप लोगों को याद हो जाए, उससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। और आचार्य भोजराज लिखो निर्दोषम, भोजराज तो लिखो आचार्य भोजराज। और आचार्य भोजराज इनकी रचना है सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती। हाँ, तो भोजराज सरस्वती कंठाभरण में लिखते हैं, अलंकारवादी आचार्य है कि निर्दोषम, कि कैसे हो, निर्दोष हो। कौन हो निर्दोष, हम नहीं, गुणवत हो। तो निर्दोषम, निर्दोषम गुणवतम काव्य, काव्यालंकार, काव्यालंकार मलम कृतम, काव्यालंकार मलम, मलम या मलि है, मलम 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 मलम, काव्यालंकार मलम, काव्यालंकार कि निर्दोषम गुणवतम काव्यमलंकारम मलम 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 कृतम। और निर्दोषम गुणवते काव्यालंकार मलम कृतम। रसान्विति, 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 रस की अन्विति हो और कीर्ति प्रीति हो। कवि कुर्वन कीर्ति प्रीति, कवि कवि की कवि कुर्वन कीर्ति प्रीति, प्रीति च बोलते हैं, क्या होगा, रसान्विति कवि कुर्वन कीर्ति प्रीति याद विंदती, विंदेती, कुछ ऐसा याद नहीं आता यार, वो जल्दी संस्कृत की परिभाषा हिंदी वालों को याद नहीं होती। तो आचार्य भोजराज, और भोजराज कहते हैं निर्दोष हो, गुणों से युक्त हो, काव्यालंकार हो, और इससे जो रचना करेगा, ऐसी कवि जो रचना करेगा उसको ये तो सब मिलेंगे, उसके अलावा उसकी कीर्ति कीर्ति भी होगी। लिखेंगे दोष रहित गुण सहित और अलंकार, और रहने दो यार मत लिखो, हिंदी तो क्या लिखोगे। तो बस यही है कि भोजराज कहते हैं निर्दोष हो, गुणों से युक्त हो, अलंकार युक्त हो और रसान्विति हो। तो जो ऐसी रचना करेगा, ऐसा कवि कुर्वन है, ऐसी रचना करेगा, उसको कीर्ति भी बढ़ेगी, कीर्ति भी होगी और उसको सुख भी मिलेगा। ऐसा कहते हैं कौन, आचार्य भोजराज। अब आप लोग याद रख लो, भोजराज गुणवत्ता निर्दोष कुछ भी पकड़ दो, ऐसा कर लो, कवि कुर्वन कर दो, कवि कुर्वन, कवि कुर्वन मानता भोजराज, कवि कुर्वन की कवि कुर्वन कृति प्रीति भोजराज, कवि कुर्वन कृति प्रीति भोजराज। बस, और आपको लास्ट में लिखाऊंगा एक कीवर्ड, तो आप लोगों को पक्का याद हो जाएगा। और फिर बस यही है सब, आप लोग कितना इनका क्या करोगे, आप लोग कितना इनका रिवीजन करोगे, जितना रिवीजन करोगे उतना ही आपके लिए लाभदायक होगा। इसके बाद में हम लिखेंगे किसका बच गया, राजशेखर जी, राजशेखर जी बढ़िया आचार्य है राजशेखर जी, आप लोगों को पता है। शब्दार्थो, ये लो जी, शब्दार्थयो यथा यथा वत्स, शब्दार्थो यथा शब्दार्थयोर यथा यथा
यथा वत्स्य भावेन, वत्स्य सह भावेन, साहित्य विद्या, साहित्य विद्या, साहित्य विद्या, तो विद्या साहित्य विद्या ये कहते हैं। अब इसमें तो आपको कुछ याद नहीं रखना, राजशेखर जी की साहित्य विद्या याद रखो बस। राजशेखर जी की विद्या साहित्य विद्या, राजशेखर जी की साहित्य विद्या, ये आपका काव्य लक्षण पूरा हो गया। इनके बारे में जो जानकारी है वो सब हम बाद में देंगे, क्योंकि हमें तो काव्य लक्षण याद करना है। तो राजशेखर जी और साहित्य विद्या, राजशेखर जी साहित्य विद्या, राजशेखर साहित्य विद्या, राजशेखर साहित्य विद्या का काम हो जाएगा। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे राजशेखर जी साहित्य विद्या, राजशेखर जी की शब्द अर्थ का सहभाव हो और क्या हो, साहित्य विद्या हो, अच्छी विद्या हो, तो बस क्या है आपका वही अच्छा काव्य है। और बस याद रखो, आप लोग कोई अर्थ नहीं पूछेगा, राजशेखर जी साहित्य विद्या, राजशेखर जी साहित्य विद्या, आपका हो गया काम। क्योंकि क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन का पूछेगा, एक नंबर का पूछेगा, तो फिर उसमें ज्यादा रामायण याद कर कर तो हम भी मूर्खता साबित नहीं करवाएंगे उनकी। और नहीं आप लोगों का समय खराब करना मुझे कि कुछ बहुत ज्यादा लिखा दूं और आप लोगों को समय खराब हो, ऐसा भी नहीं है कि कम लिखा रहा हूं कि आपका समय मतलब आपको हानि हो, इससे हो ही नहीं सकता कि आप लोगों को हानि हो। और लिखो हेमचंद्र, इनका सीधा सा याद रखो, दोषो सगुणा, ये तो लिखा देते यार पहली बार में तो याद होगा आपका। सगुणो सालंकार, सगुणो अलंकार, तो अदोषो सगुणा सालंकार शब्दार्थो, शब्दार्थो काव्यम। चलो जी, हेमचंद्र और क्या याद रखो, अदोषो, हेमचंद्र अदोषो तददोषो मम्मट, हेमचंद्र अदोषो तददोषो मम्मट, हेमचंद्र अदोषो तददोषो मम्मट के अदोषो सगुणो सालंकार, सगुणो सालंकार है, सालंकार होगा क्योंकि अलंकार जुड़ेगा ना इसमें, तो सालंकार होगा ना, सालंकार है शब्दार्थो काव्यम। बेस्ट देखो ना हेमचंद्र जी है। हेमचंद्र जी के बाद में एक और आचार्य है जो अच्छे से है, नाम याद नहीं आ रहा उनका, रुदट है आचार्य, आप लोग लगाते रहना रुदट। और इनका है काव्य नहीं, दंडी का है काव्य दर्शन, इनका काव्य दर्शन नहीं, ये आपका इनका भी हो सकता है, याद नहीं आ रहा। ये 9वीं सदी के आचार्य है, ये है 9वीं सदी के आचार्य है और ये अलंकारवादी आचार्य है। और 9वीं सदी का समय आपको तो पता है क्या है, स्वर्णकाल माना जाता है। स्वर्ण संस्कृत समीक्षा शास्त्र में 9वीं सदी का समय स्वर्णकाल माना जाता है। और इनका भी बहुत अच्छा है आचार्य रुदट का, ननु शब्दार्थो सहितो काव्यम। अब आप लोग कहोगे यार ऐसी छुड़ी हुई परिभाषा है, तो इसको हटा दो तो ये किसकी भाम की, और ननु जोड़ दो, ननु ननु जोड़ दो तो रुदट, तो रुदट ननु और बाद की भाम है, रुदट ननु भाम, तो दो की याद हो जाएगी भाम है। तो रुदट आचार्य रुदट कहते हैं ननु शब्दार्थो सहितो काव्यम, ननु याद रखो बस, ननु शब्द कौन कहता है, ननु शब्द रुदट कहता है बस, शब्दार्थो सहितो काव्यम ऐसी बात किसने कही, भामा ने भी कही है। तो लिख सकते हो ननु रुदट ननु रुदट ननु रुदट ननु रुदट, हो गया। और अब मेरे जो मुझे याद है साहित्य की, रुदट हो गया, हेमचंद्र हो गया, तो मुझे याद नहीं आ रहा कि ऐसा कोई वो हो जो हमें मतलब मैंने लिखाया ना हो। और एक याद आ गया वैसा, और वो आ गया अंतिम है, संस्कृत का अंतिम आचार्य है और संस्कृत की अंतिम महत्वपूर्ण कड़ी भी वही माना जाता है। और अब तो आप लोगों को याद आ ही जाएगा, लिखाऊंगा कि पंडित राज जगन्नाथ, जगन्नाथ, ठीक है, 17वीं सदी के हैं। और इनका है कवि कंठावरण, तो इन्हीं का ही है, हाँ कवि कंठावरण हो गया, इनका याद नहीं आ रहा, कवि कंठावरण। अगर ये गलत होगा तो मैं कल शुद्धिकरण करवा दूंगा। कवि कंठावरण है और एक श्रृंगार वंगार भी कुछ नाम है, अभी याद नहीं आ रहा। और ये संस्कृत समीक्षा शास्त्र है, संस्कृत समीक्षा शास्त्र की महत्वपूर्ण अंतिम महत्वपूर्ण कड़ी माने जाते हैं, ठीक है। और अंतिम महत्वपूर्ण कड़ी है, और संस्कृत आचार्यों के काव्य लक्षण भी अंतिम है। ये कहते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादक है, रमणीयार्थ
रमणीयार्थ के शब्दय प्रतिपादक, शब्दय प्रतिपादक काव्यम। कि रमणीय अर्थ में जो शब्द होते हैं वही लिख दो, रमणीय अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द काव्य है, और रमणीय से अर्थ है आनंद प्रदान करने वाला। ये लो जी, ये सारे के सारे मैंने संस्कृत आचार्य लिखा दिया। 99% संभावना है कि एक जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आ जाए, संस्कृत आचार्य से। अगर इनसे ना आए तो शुक्ल जी, द्विवेदी जी और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का तो एक ही कथन है, बस उनके अलावा शुक्ल जी और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कुछ एक या दो जो हमें वो कथन रीतिकाल के, एक तो हिंदी के आचार्यों के लिखेंगे, आधुनिक काल वालों के, और फिर हम कल 100% काव्य लक्षण को पूरा करेंगे। और कल फिर एक या दो स्लाइड जो भले ही अपना ज़्यादा टाइम हो जाएगा, लेकिन ऐसे लिखेंगे जैसे जगन्नाथ जी है, ये बोलते हैं रमणीयार्थ है, तो रमणीयार्थ को याद रखना जगन्नाथ के साथ में। वैसे भी बता देता हूँ मैं आपको, देखो मर्दु ललित, मर्दु और ललित किसे याद रखना, भरत मुनि को। शब्द और अर्थ का सहभाव भामय को। इसके बाद में इस शब्द और अर्थ के बाद में हम याद रखेंगे ननु शब्दार्थो, किसको, रुदट को। रमणीयार्थ किसको, जगन्नाथ को। तद दोषो मम्मट को, अदोषो हेमचंद्र को। और वक्र कवि व्यापार, तो वक्र कवि व्यापार कुंतक को। और कावस्या दवनीय रीति तो आनंदवर्धन ने उसे तात काव्यम, ताउत काव्यम, काव्यम, ताउत काव्यम शब्द है वो हम रखेंगे आनंदवर्धन का। ऐसे करके हम कल बता देंगे। और गुण रस अलंकार रीति सबको मानेंगे कौन, और साधु शब्दों को कौन मानेंगे, वाघभट्ट जी मानेंगे। ऐसे करके हम सारों का एक एक शब्द लिख करके एक छोटी सी ट्रिक के रूप में बनाएंगे, ताकि जल्दी से पढ़ो। जैसे रमणीयार्थ है पंडित राज जगन्नाथ का, तो रमणीयार्थ के बाद में ऑटोमेटिक याद आ जाएगा कि रमणीयार्थ शब्द प्रतिपादक काव्य, तो आपका जगन्नाथ हो जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिए, धन्यवाद। और कल अपना काव्य लक्षण पूरा होगा, फिर काव्य प्रयोजन है, काव्य हेतु है, गुण दोष अलंकार रस छंद, इनको पूरा बहुत जल्दी करेंगे। और वही 35 से 40 क्लास में अपनी पूरी हो जाएगी। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। बस यही है कि जब तक अपना थोड़ा चैनल मोनेटाइज नहीं हो जाए, 500 सब्सक्राइब नहीं हो, तब तक आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बाद में मत करना। बस इतना ही है। और इसी के साथ जय हिंद। पढ़ते रहिए। अपने नोट्सों से एक बार जरूर मिलाना कि आपके नोट्सों में इनमें कुछ भिन्नता है, या ये उनसे भी गए गुजरे हो तो बता देना कि सर हमारे अच्छे आपके गए गुजरे, तो आप अच्छा कर लो, ठीक है।